आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिनके नाम है तरंग। ये जो टॉपिक है क्लास 11th एवं 12th दोनों क्लास के लिए ही महत्वपूर्ण है। दोनों क्लास में इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हुए हम जो है आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना है तरंग भी। ये ठीक, तरंग। तो तरंग का अर्थ क्या होता है भाई, ये अपने को जानना पड़ेगा। तो तरंग का अर्थ याद रखिएगा भाई, जो तरंग का अर्थ होता है भाई ये है विक्षोभ। विक्षोभ ये याद रखिएगा भाई, तरंग का अर्थ क्या होता है विक्षोभ, या इसी को क्या बोल देते हैं लहर, या इसी को क्या बोलते हैं हम जो है कंपन। ये देख लीजिए कितने सारे वर्ड इससे निकल रहे हैं अभी। तो तरंग का अर्थ है विक्षोभ, लहर, या वो क्या हो जा रहा है कंपन। ठीक है, या ये हो जा रहा है कंपन भाई। तो ये इस तरह से है भाई। तो अब इसको परिभाषित क्या करना है भाई तरंग को। तरंग का परिभाषा होता है किसी भी माध्यम के कणों में उत्पन्न वह विक्षोभ जो ऊर्जाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है या स्थानांतरण करता है, उसे लहर कहते हैं भाई, या उसी को जो है कंपन कहते हैं, उसी को विक्षोभ कहते हैं, या उसी को तरंग कहते हैं। तो इसका परिभाषा एकदम स्पष्ट है, आसान है और सरल है भी। ठीक है, किसी भी माध्यम के कणों में उत्पन्न वह विक्षोभ जो ऊर्जाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं तरंग। तो ये तो था भाई अपने तरंग का परिभाषा। ये नॉर्मली ये क्या चीज है भाई, ये जो दिख रहा है ये नॉर्मली तरंग का क्या चीज है, उसका मीनिंग है भाई। ठीक, तरंग का अर्थ निकलता है। अब इसका परिभाषा जो बोला गया था वो क्या था, किसी भी माध्यम के कणों में, किसी भी माध्यम के कणों में उत्पन्न, किसी भी माध्यम के कणों में उत्पन्न वह विक्षोभ, वह विक्षोभ जो ऊर्जाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, उसे तरंग कहते हैं। ये देख लीजिए भी, ये इसका परिभाषा है। किसी भी माध्यम के कणों में उत्पन्न वह विक्षोभ जो ऊर्जाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, उसे तरंग कहते हैं। तो तरंग का काम क्या है भी, ऊर्जाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है भी। ठीक है, अब ले जाने के लिए माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं भी। ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है तरंग कहलाते हैं भी। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, तरंग का तो हम एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं भी। जैसे तरंग का नॉर्मली हम एग्जाम्पल दें तो जल में जब कंकड़ मारा जाता है भी, तो कंकड़ मारने के कारण वहां पर अगर देखे होंगे, जब भी जल में क्या करते कहीं पर ये कंकड़ मारे हम जो है, कंकड़ मारने के कारण उनके चारों ओर इस तरह का आकृति बनता है, ये इस तरह का आकृति बनता है। और ये जो आकृति है वो एक निश्चित अंतराल में इसके चारों ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे, फिर आगे, ये ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर एक चल में ध्यान रखना, ये चारों ओर इनके जो घेरा बना हुआ है, ये घेरा जो है जब जल में कंकड़ मारोगे तो ऊपर नीचे लहरा लेते हुए चारों तरफ ऐसे घेरा बनाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो घेरा वाली जो आकृति है ये तरंग नहीं है अभी, ये याद रखिएगा। ये जो यहाँ पे आकृति घेरा दिख रहा है भी, जितना भी घेरा दिख रहा है ये जो है याद रखना ये तरंग नहीं है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। ये जो चीज दिख रहा है घेरा, ये तरंग नहीं है अभी, इसका बल्कि जो नाम होता है वो है तरंगाग्र होता है भी। ये देख लीजिए। ठीक है, इनका जो नाम है वो क्या चीज है, तरंगाग्र है भी। ये देखिए। ठीक, तो ये तरंगाग्र टॉपिक जो है अपना 12th क्लास से रिलेटेड है। तरंगाग्र में जब भी आएंगे इसको पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो तैयार करना पड़ेगा क्योंकि इनके भी अलग से पार्ट होते हैं। तो अभी हम फिलहाल तरंग देख रहे हैं भाई, तो अपने को तरंग पे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर क्या करते, जब जल में यहाँ पर कंकड़ मारा तो चारों तरफ आकृति बना,
तो ये आकृति है वो तरंग नहीं है भाई, याद रखिएगा, बल्कि ये आकृति क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है भाई। तो यहाँ पर क्या करते, कंकड़ मारने के कारण जब वो आगे की ओर घेरा बढ़ते चला जाता है, बढ़ने के कारण उनके साथ क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होती, और वही ऊर्जा क्या होता है, ऊपर नीचे होते हुए आगे की ओर चली जाती। तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ वहां पर, जो कि अदृश्य होती है, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, जो है तरंग बोलते हैं। और इसका नॉर्मल अर्थ बोला हूं लहर, तो लहर वर्ड जो है ये क्या होता है, एक प्रकार से जल में, जल के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे इसमें मारते तो लहर उत्पन्न होता है ऊपर नीचे होते हुए, तो घेरा लगातार बढ़ते चला जाता है और एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है भी। तो वो घेरा बनने के कारण उनके साथ जो ऊर्जा ट्रांसफर हुआ, उनके साथ जो ऊर्जा जा रहा है भी, उसी ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं हम, जो है यहाँ पर तरंग बोल रहे हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो घेरा है उसको तरंगाग्र बोला जाता है, और उनके साथ जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जो अदृश्य रूप में होती, उसी को हम क्या बोल देते हैं, तरंग बोलते हैं भी। ठीक, सेम यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है एक और एग्जांपल लेके चले। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक चीज है भी, या कोई एक दीवार है, ले लीजिए, इस दीवार से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रस्सी या एक धागा है, ये एक धागा या रस्सी जो भी बोल लीजिए, ये लटका हुआ है। अब यहाँ से इस रस्सी को क्या करना है, मैं हिलाऊंगा, तो हिलाऊंगा तो ये क्या होगा, इस तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस रस्सी को जब ये इधर किसी से बंधा हुआ है, जब इसको हिलाया जाता है, तो हिलाने के कारण देखिए इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न हो रहा है, ये एक प्रकार का लहर आकृति बढ़ रही है। ठीक है, तो इनका एक चीज करने से यहाँ पर भी एक प्रकार का ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है भी, तो उस ऊर्जा को भी क्या बोल देते हैं हम, जो है तरंग कहते हैं भी। तरंग का मतलब याद रखना भाई, हम जो है क्या करेंगे, फिजिक्स में जो है विक्षोभ वर्ड यूज करेंगे, ये दोनों वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे हम, जो है। ठीक है, ये जो बताया गया था नॉर्मल मीनिंग था, एक्चुअल में यहाँ पर विक्षोभ वर्ड यूज होगा, और उसी वर्ड को हमने क्या किए हैं, देख लीजिए, अपने परिभाषा में शामिल किए हैं। ठीक, तो विक्षोभ का मतलब भाई याद रखना, ये क्या करेगा, ऊर्जाओं को स्थानांतरित करने का काम करेगा भाई। ठीक, सेम टू सेम जब साउंड बॉक्स बजता है, जब बॉक्स बजता है तो उसका स्पीकर को देखे होंगे, उसके स्पीकर आगे पीछे होता है, तो उनके आगे पीछे कंपित होने के कारण, ठीक है, या उसी को विक्षोभ बोल रहे हैं, उनके विक्षोभित होने के कारण क्या होता है, वहां पर ध्वनि उत्पन्न होता है, और ध्वनि जब उत्पन्न होता है तो उससे जो साउंड निकलती है वो कहां तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। तो दूर तक जाती है, क्या हुआ, ध्वनि तो एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है भाई, तो वो दूर तक ट्रांसफर हो गया, तो वही क्या कहलाया, अपना तरंग। तो ये साउंड बॉक्स में तो स्पेशली नजर आ रहा है अभी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सुनाई देता है दूर तक, ये सब जानते हो। इसमें बोलोगे तो इसमें नहीं दिखता है, इसमें भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसमें हाँ भाई स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, क्योंकि साउंड जो है दूर दूर तक जाता है भाई। तो ये इस तरह से ये क्या था भाई, अपना तरंग था। इसका एग्जाम्पल देना चाहे तो एग्जाम्पल अपने मन से कोई भी लिख दीजिएगा भाई, इसका एग्जाम्पल जो है बहुत सारा है। इसके एग्जाम्पल में क्या चीज है भाई, इसमें लिख देते हैं जल में उत्पन्न तरंग, जल में उत्पन्न तरंग, ये लिख दिए भाई। ठीक है, जल में उत्पन्न तरंग, धागा या इसी को लिख देते हैं रस्सी, रस्सी में उत्पन्न तरंग, ये हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जो है ध्वनि, या इसको दूसरे रूप में लिख देते हैं साउंड बॉक्स में उत्पन्न तरंग, ये देख लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिया जा सकता है भाई। तो ये इस तरह से अपना क्या था, तरंग था भाई। अब तरंग के बाद क्या करते हम, जो है इनके प्रकार में आते भी। ठीक है, तो तरंग के बाद जब हम इनके क्या करते हम, जो है इनके प्रकार में आते हैं भाई, तो प्रकार को याद रखिएगा, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया भी। ठीक है, कोई कहीं पर किसी और रूप में डिफाइन करता है, तो उसको कोई कहीं पर और किसी रूप में डिफाइन करता है। हम फिर हल क्या करेंगे, इसको जो है 11th और 12th के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो 11th और 12th के अकॉर्डिंग लेके जब चलेंगे हम, जो है तो जो तरंग है भाई, जो तरंग के प्रकार है भाई, तरंग के प्रकार, ये प्रकार याद रखना 3 प्रकार में विभाजित होता है भाई। ठीक है, तो 3 प्रकार में कौन कौन से विभाजित होता है भाई, यहाँ पर तरंग का जो पहला प्रकार बनता है ये होता है भाई यांत्रिक तरंग, ये तरंग का पहला प्रकार है भाई। तरंग की हम जो है दूसरे प्रकार की बात करें तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये हो जाता है भाई। तीसरे नंबर की बात करें भाई हम जो है, तो तीसरे नंबर का तरंग होता है द्रव्य तरंग।
ये देख लीजिए। तो इस तरह से तरंग के 3 प्रकार होते हैं अभी, ठीक है। ये जो द्रव्य तरंग बोल रहा हूँ ये 12th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अभी, द्रव्य तरंग जो है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए आते हैं भी दोनों टॉपिक जो है, ठीक। ये यांत्रिक जो है बहुत ही ईजी होता है तो ये आता नहीं है भाई, लेकिन वो दोनों काफी काम की चीज है। ये जो तरंग टॉपिक है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 12 ही नहीं, बाकी जो भी है सारे लोग पढ़ सकते हैं इसमें। तो यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और ये द्रव्य तरंग। तो तरंग का नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये 3 भागों में विभाजित करते हैं, या 3 प्रकार होते हैं। इसी को अगर तरंग का प्रकार और दूसरे तरीके से देखें तो तरंग को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनके अंतर्गत और प्रकार मिलेंगे अभी अपने को, लेकिन तरंग को नॉर्मली यांत्रिक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये द्रव्य तरंग है। इसके अतिरिक्त तरंग को हम एक नए तरीके से और बांटते हैं भी, ठीक है। तो नए तरंग से जब बांटते हैं तो इसमें क्या होता है, अपने को सबसे पहले इसमें बांटा गया इसका जो प्रकार है ये माध्यम के आधार पर है भी। तरंग को सबसे पहले बांटा गया है माध्यम के आधार पर। फिर क्या किया गया, दूसरा जो है इसमें जो है पहला माध्यम के आधार पर बांटा गया, सेकंड नंबर में आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है ऊर्जा के आधार पर बांटेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर ऊर्जा के आधार पर बांटेगा। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे तो तीसरे नंबर पे क्या करेगा, ये दोलन के आधार पर बांटेगा, दोलन के आधार पर बांटेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्मली मैं तरंग का प्रकार 3 दे दिया। ये तीनों जो लिख रहा हूं ये बहुत सारे बुकों में नजर आ जाएगा भाई, क्योंकि प्रायतर यही वर्ड यूज करता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इसके आधार पर विभाजित होता है, माध्यम के आधार पर निकलता है, ऊर्जा के आधार पर निकलता है, दोलन के आधार पर भी निकलता है। तो यहाँ पर माध्यम के आधार पर जब इसको बांटेंगे भाई, माध्यम के आधार पर जब इसको बांटेंगे तो ये फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है भाई। माध्यम के आधार पे जब बांटते हैं तो इसका जो पहला प्रकार होता है भाई, इसका जो पहला प्रकार होता है ये होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। ये देख लीजिए भाई, यहां पर सबसे पहले इसका प्रकार यांत्रिक तरंग बनता है। इसका अगर सेकंड प्रकार की बात करें, हम जो है सेकंड प्रकार की बात करें तो ये बनता है भाई विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये देख लीजिए, ये बनता है भी, ठीक है। तो माध्यम के आधार पर ये 2 प्रकार बनता है। तो हमारे जो बुकों में दिया जाता है ये यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये एक्चुअल में केवल माध्यम वाला है भी, ठीक है। माध्यम के आधार पर दिया गया वो दोनों, ठीक। यहां पर अगला क्या चीज है, ऊर्जा के आधार पर है। तो ऊर्जा के आधार पर भी क्या होता है, तरंग फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है। ये देख लीजिएगा, ये जो चार्ट बना रहा हूं इसको बना लीजिएगा भाई, ये बहुत काम का चीज है अभी, ठीक है। क्योंकि अपने बुक वगैरह हम भी देखते हैं तो टॉपिक तो सारे टॉपिक देता है अभी, लेकिन इकट्ठा करके नहीं देता है और सही तरीका से नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि तरंग के प्रकार में केवल इतना ही शामिल करते हैं, बाकी को हटा देते हैं, ठीक। तो वो गलत है भाई। ये एक्चुअल में माध्यम के आधार पर ये दोनों था, ठीक है। इनका वाला इसमें शामिल ही नहीं है अभी, तो ये एक्चुअल में पूरा नहीं है, अधूरा है भाई वो। तो ऊर्जा के आधार पे बात करेंगे तो ऊर्जा के आधार पे भी हमको 2 मिलेगा भाई। तो इसमें पहला जो मिलता है भाई, पहला मिलता है ये है प्रगामी, प्रगामी तरंग, ये मिलता है भाई। दूसरा जो इसमें मिलता है ये है अप्रगामी, अप्रगामी तरंग, ये मिल जाता है भाई। ये देख लीजिए भाई, यहां पर ऊर्जा के आधार पे जो तरंग मिलता है वो प्रगामी तरंग है और अप्रगामी तरंग है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, अगला जो दिख रहा है अपने को वो है दोलन के आधार पर। तो दोलन के आधार पर फिर से अपने को 2 तरंग मिलने वाला है, दोलन के आधार पर फिर से 2 तरंग मिलेगा। इसमें एक जो तरंग होता है ये क्या होता है भाई, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग ये होता है। और इसमें जो एक और तरंग मिलता है वो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये देख लीजिए, ये इस तरह से अपने को मिलता है। तो एक्चुअल में तरंग का प्रकार की बात करें 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, टोटल 6 भाग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। टोटल 6 भाग में विभाजित होता है भाई, मुख्य रूप से यही होता है। और साथ में एक और जोड़ता है वो है द्रव्य तरंग, ठीक है। द्रव्य के कारण यहाँ पर या कणों के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक और जोड़ दिया जाता है। तो मुख्य रूप से अपना याद रखना, तरंग को 3 भागों में बांटा गया है, एक माध्यम के आधार पर है, एक ऊर्जा के आधार पर है और एक दोलन के आधार पर।
माध्यम की जब बात करते हैं यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग आता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को ही अयांत्रिक तरंग बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग दिख रहा है भाई, इस तरंग का एक और नया नाम होता है भाई, इसको बोला जाता है अयांत्रिक तरंग, ये बोला जाता है भाई, ठीक है। ये अयांत्रिक तरंग बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग को। फिर जब ऊर्जा के आधार पर आए तो दो मिल गया, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग। फिर दोलन के आधार पर गए तो फिर से मिल गया अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये मिल गया भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपना तरंग का प्रकार हुआ भाई। इन सारे जितने भी तरंग दिख रहे हैं सबको बारी बारी से अभी परिभाषित करना है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है अभी, क्योंकि वीडियो खींच जाएगा लंबा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अपना प्रगामी तरंग दिख रहा है, ये दोनों के लिए एक अलग वीडियो जारी करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये दो टॉपिक और यहाँ पे ये दो टॉपिक इनके बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का संबंध इन दोनों के साथ होता है भाई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये चार टॉपिक को लेके चल रहा हूँ, वो दोनों टॉपिक को भी हटा लेते हैं भाई, ठीक है। साथ ही इसको भी शामिल कर देंगे, द्रव्य तरंग होता क्या चीज है। चलिए, तो ये हो गया भाई। तो तरंग का प्रकार तो नॉलेज में आ गया भाई कि इतना इतना होता है। इनके अंदर भी बहुत सारे तरंग होते हैं भाई, अब वो सारे डिफाइन करने चले जाएंगे तब तो फिर और वीडियो लंबा खींचेगा, तो उसको अभी डिफाइन नहीं करना है, केवल इतना ही अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक वर्ड और यूज होता है तरंग से रिलेटेड। तरंग से रिलेटेड जैसे विक्षोभ था, वैसे एक और वर्ड यूज होता है। इस वर्ड का मीनिंग भी जानना जरूरी है, ठीक है। फिर इसका प्रकार को स्टार्ट कर लेंगे। तरंग संचरण, तरंग संचरण ये क्या होता है अभी, ठीक। ये टॉपिक अभी अपने को मिलेगा, तरंग संचरण जो है मैं यूज करूंगा, इन सबको परिभाषित करूंगा तो तरंग संचरण यूज करूंगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर तरंग का मतलब तो अपने को पता है भी, ये तरंग है मतलब ठीक है, तरंग इच्छा है, ठीक है। मतलब ये विक्षोभ है भाई, ऊर्जाओं को स्थानांतरित करने का काम करता है भाई। संचरित करने का मतलब क्या होता है, संचरित करने का मतलब होता है फैलना भाई, ठीक है, फैलना। संचरित होना मतलब फैलना, फैलना, या फिर इसी को बोल सकते हैं भाई हम जो है गति करना, गति करना, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं भाई आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ये देख लीजिए, तो तरंग जो है जिस दिशा में आगे बढ़ेगी उसी को तरंग संचरण बोल देते हैं, ठीक है। ये तरंग संचरण जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है भी, और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक, ये वर्ड है। या तरंग जो है जिस दिशा में फैल रहा है, या तरंग जो है जिस दिशा में गति कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, तरंग संचरण जब भी बोलूंगा तो उसका संबंध तरंग के आगे बढ़ने से भी, कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये लैंग्वेज हम परिभाषित करते समय यूज करेंगे तरंग संचरण का, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये नॉर्मली भाई इसको नोट डाउन करके लिख दीजिएगा, नोट की ऐसा होता है इसका मतलब। अब हम क्या करते हैं, यांत्रिक तरंग को परिभाषित करते हैं भाई। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यांत्रिक तरंग को परिभाषित कर लेंगे, ठीक है। यांत्रिक तरंग, ये इसको परिभाषित करना है भाई, ठीक। इसको पहले मिटा देते हैं भाई, उसके बाद आगे इसको देखते हैं भाई। चलिए, तो यांत्रिक तरंग देखने वाले थे आगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकार था, पहला था यांत्रिक, यांत्रिक तरंग, ये फर्स्ट प्रकार मिला था अभी, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग होता क्या चीज है, इस पे बात करते हैं। तो यांत्रिक तरंग का मतलब होता है वे तरंग, वे तरंग जिनके, जिनके संचरण के लिए, वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक, यांत्रिक तरंग कहते हैं। ये देखिए अभी, वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो इसको पहले ही बताया था कि यांत्रिक तरंग को किस आधार पे बांटा गया था, माध्यम के आधार पे बांटा गया था। तो यहाँ पे यांत्रिक तरंग के लिए देखिए माध्यम का जरूरत पड़ता है अभी, ये देख लीजिए। तो इसको जो माध्यम के आधार पर दिया गया था। तो वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ये पहला प्रकार। अब इसके एग्जाम्पल बोलोगे तो बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं भाई। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, जो है
यहाँ पर मैं जैसे इसके पहले दिया था जल में उत्पन्न तरंग, तो यहाँ पर पहला इसके एग्जाम्पल बन जाता है जल में उत्पन्न तरंग। ये देख लीजिए, यहाँ पर जल में उत्पन्न तरंग है, तो जल में जो तरंग उत्पन्न होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जल में उत्पन्न तरंग के लिए माध्यम कौन है? स्वयं जल है। जब तक वो जल नहीं रहेगा तब तक उसमें क्या है? तरंग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो जल में जो तरंग उत्पन्न होती है वो किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। इसी में अगला जो देखे थे हम जो है, ये मिलेगा अपने को जो है ध्वनि तरंग। ये ध्वनि तरंग भी क्या चीज है? यांत्रिक तरंग है। क्यों? क्योंकि ध्वनि के लिए हमको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए भाई, कोई एक माध्यम चाहिए जिससे ध्वनि निकाला जा सके भी। साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स वहां पर क्या चीज है? माध्यम है भी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, टाइट रस्सी ले लीजिएगा, उसको बजाइएगा, उसके कंपन होने से भी एक प्रकार का आवाज निकलेगा, वो भी क्या हो जाएगा? वहां पर ध्वनि उत्पन्न होगा, तो ध्वनि तरंग है भाई। तो कुल मिला के ध्वनि की उत्पन्न होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण जो ध्वनि तरंग है वो भी किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम जो है दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रकार तो हो गए यांत्रिक तरंग। अब सेकंड नंबर का प्रकार में चलते हैं इसका। तो सेकंड नंबर के प्रकार का नाम क्या लिखा था भाई? माध्यम वाले में मैं जो है ये लिखा गया था उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग, ये लिखा गया था भाई। ठीक, जो सेकंड हमने लिखा था इसका प्रकार में वो था विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका परिभाषा तुमको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। ये दोनों जो तरंग है वो माध्यम के आधार पर बांटा गया था। तो इसमें तो स्पष्ट बोल दिया कि इसके लिए माध्यम का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए क्या बचा? माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक विशेष कंडीशन चाहिए भी इसके लिए। ठीक है, एक विशेष कंडीशन चाहिए इसके लिए। वो कंडीशन क्या चीज है भाई? यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दो चीज का ज्ञान होना चाहिए। एक तो विद्युत वर्ड सामने निकल के आता है, दूसरा यहाँ पे सामने निकल के आता है चुंबकीय। ठीक है, तो विद्युत का संबंध जो होता है ये विद्युत क्षेत्र से है, विद्युत का संबंध होता है ये विद्युत क्षेत्र से। चुंबकीय का संबंध जो है चुंबकीय क्षेत्र से है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये देख लीजिए, यहां पर तरंग का मतलब तो जानते हैं अभी। ठीक है, तो हमको ऐसा तरंग की बात करना है जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का जरूरत पड़े और क्या जरूरत पड़े? विद्युत क्षेत्र का जरूरत पड़े। ठीक है, मतलब ऐसा तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करना चाहिए भाई। ठीक है, दोनों में गति करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन अभी भी अधूरा है भी। ये जो तरंग है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करेगा, लेकिन लंबवत गति करना चाहिए। मतलब दोलन वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, तो लंबवत दोलन करना चाहिए भाई, तब ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका परिभाषा सुनिएगा भाई, परिभाषा क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या करते हैं हम जो है इधर लिख लेते हैं। इसका परिभाषा है ऐसा तरंग जिनका दोलन, ऐसा तरंग जिनका दोलन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत संचरित होता है। ये देखिए, ऐसा तरंग जिनका दोलन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत संचरित होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल आसान है भी, कहीं से रटने वाला काम नहीं करना है भी, समझने का प्रयास करना है अपने को। ठीक है, इस पे बहुत सारा डिस्कशन होता है भी, बहुत सारे तरीके से इनको परिभाषित किया जाता है भी, और कई तरीके जिनसे परिभाषित किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट बोल दिया, विद्युत का संबंध विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय का संबंध जो है चुंबकीय क्षेत्र है भी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि भाई विद्युत और चुंबक का कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई लाइट ऑन है तभी यहाँ पर उजाला है, तो लाइट का संबंध किससे? विद्युत से भाई, क्योंकि करंट सप्लाई हो रहा है तभी लाइट जल रहा है। तो यहाँ पर विद्युत है तो यहाँ पर चुंबकीय का क्या काम है भाई?
यहाँ पर चुंबक वगैरह तो कुछ है नहीं भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र का संबंध होता है भी, जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये स्पष्ट अपने 12वीं क्लास में हम पढ़ते हैं भी इसको, और मैं इसको किसी टॉपिक में बता दूंगा भी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, वो टॉपिक भी बहुत जल्दी बता दूंगा कि जहां पर विद्युत क्षेत्र है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है। ये हमको वैज्ञानिक ने बताया था भाई, इनका नाम था भाई और अरेस्टेड था, और इसी के जस्ट आगे हमको क्या मिला था, एम्पियर मिला था भाई, ठीक है। तो एम्पियर ने भी इसी के बारे में बताया था, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, मेन अरेस्टेड का प्रयोग होता है, तो खैर उस पर नहीं पढ़ना, अपने को परिभाषा स्पष्ट दे दिए, ऐसा तरंग जिनका दोलन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत संचरित होती है, ठीक है। मतलब इनका दोलन क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो एक क्षेत्र में जाएगा, फिर नीचे आएगा दूसरे क्षेत्र में जाएगा, फिर पहले फिर दूसरे। यहां पे इसका डायग्राम बना लेते हैं तो समझ में आएगा। ये 12वीं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में 12वीं के पूछे जाते हैं भाई। यहां पे क्या करता हूं, मान लेते हैं ये जो दिख रहा है ये तरंग स्रोत है, ये जो बनाया है ये तरंग स्रोत है, मतलब इनसे क्या होगा, तरंग निकलेगा। अब इनसे तरंग निकलेगा, उसको मैं मान लेता हूं भाई कि इनसे जो तरंग निकलेगा वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये मैं मान लिया भाई, ठीक है। तो तरंग अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मतलब उसी को क्या बोलूंगा मैं, तरंग संचरण। तरंग संचरण, तरंग संचरण मतलब आगे बढ़ना है तो तरंग उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, दिशा बोल रहा हूं, तो ये बन जाएगा तरंग संचरण की दिशा। ये जो एरो का निशान बनाया ये तरंग संचरण की दिशा है, और ये जो ब्लैक पेन से जिस रेखा को खींचा हूं ये ब्लैक पेन वाला अपना है तरंग स्रोत। तरंग स्रोत मतलब इससे क्या हो रहा है, तरंग जो है निकल रहा है भी, ठीक है। इनसे तरंग निकलेगा और वो उस दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। क्लियर है। अब यहां से तरंग निकलेगा तो वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, वो तरंग क्या करेगा, जब यहां से निकलेगा तो यहां से निकल करके तरंग सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये यहां चला जाएगा और यहां से आने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से, यहां से फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करता है, ये जो है आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, दूरी समान लेना है भी, ये ऐसा, ठीक। यहां पे क्या किए, ये अभी तरंग यहां से ऊपर निकला, ठीक। अब यहां पे क्या करते हैं, तरंग ले लेते, ये नीचे से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये जो एक तरंग लिया ये ऊपर से स्टार्ट किया, ये ऊपर से बढ़ते बढ़ते ये यहां आया, यहां से ये फिर ऊपर हुआ, मतलब ये पहले ऊपर नीचे ऊपर, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा। मैं सेकंड क्या कर रहा हूं इसमें, ये जो तरंग है उसको नीचे से स्टार्ट करा रहा हूं, ये नीचे से आया और नीचे से आने के बाद ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद अब ये आ जाएगा फिर से नीचे, ये देख लीजिए, ये इस तरह से। तो यहां पे क्या करते हैं हम, जो है यहां पे ये जो ऊपर की ओर ये दिख रहा है, ये जो ऊपर की ओर दिख रहा है ये इस तरह से, यहां पे ऊपर आएंगे ये इस तरह से, ये जो एरिया बना रहा है भाई, ये जो है ये इस तरह से, ये जो एरिया बना रहा है, ये जो एरिया बना इसको हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये देख लीजिए, यहां पे नीचे में भी एरिया बनाते चला जा रहा है, ये इस तरह से, ये नीचे में भी बनाते चला जा रहा है, ये इस तरह से, यहां पर भी ये एक एरिया क्रिएट कर रहा है सभी जगह। मैं इस तरंग को आगे बढ़ाना चाहूं तो आगे बढ़ेगा भाई, ठीक है। यहीं तक फिलहाल स्टॉप करना है अपने को, ये इसको बस थोड़ा सा ऐसे आगे कर दो, इसको इधर कर लो, मतलब ये आगे चले जाएगा अपने आप, ठीक। तो नीचे में जो क्षेत्र आया, इस क्षेत्र को मैं क्या कर लेता हूं, चुंबकीय क्षेत्र लिख लेता हूं, चुंबकीय क्षेत्र, ये देख लीजिए। तो यहां पर क्या है, ऊपर का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र है, और नीचे का क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र। जो तरंग है वो क्या करता है, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे। और जब नीचे से स्टार्ट करेगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से। तो कुल मिला के ये क्या करेगा, कभी ऊपर गति करेगा, कभी नीचे गति करेगा। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये दोनों क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, इसी कारण यहां पर बोला गया कि तरंग जो है कैसे संचरित होना चाहिए, लंबवत संचरित होना चाहिए भी, ठीक है। तो जब तरंग जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करती है तो उस समय जो तरंग का निर्माण होता है उसी तरंग को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग भी, ठीक है। तो ये हो गया भाई। यहां पर इसको दूसरे प्रकार से भी और परिभाषित किया जा सकता है। सुनिएगा क्या होता है, उसको लिखना नहीं है अपने को, लिखना रहेगा तुम लिख सकते, वो एकदम परफेक्ट है वो भी, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सेकंड परिभाषा क्या है कि वह तरंग
वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में ज्यावक्रीय दोलनों से निर्मित होती है। ठीक है, वह तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से निर्मित होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ज्यावक्रीय दोलन से भी, ज्या का मतलब साइन से होता है और साइन का संबंध जो है लम से होता है, तो लंबवत दोलन करता है भाई। तो लंबवत दोलन करने के कारण यहां पर देखो ना, एक ये हुआ एक ये हुआ, यहां पर एक वक्र का निर्माण हुआ, वक्र, ये वक्र निर्माण हुआ भाई। ठीक है, तो इस वक्र का निर्माण होने के कारण ये दोलन कर रहे तो निर्माण हो रहे ना, तो ज्यावक्रीय दोलन बोले उसी को। तो ज्यावक्रीय दोलनों से निर्मित होती है उस तरंग को क्या बोला जाता है, इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी सटीक परिभाषा है, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो यहां पर क्या करना, रोक रोक कर देखना, उससे तुमको जो बोला वो लिखते बन जाएगा। तो ये अपना दोनों हो गया। ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 12th क्लास के लिए भी। ये डायग्राम भी पूछता है, इसका परिभाषा भी पूछता है भी। ठीक, इसके लिए स्पेशली चैप्टर है एक भाई 12th क्लास में, उसमें बकायदा इसको पढ़ाया जाएगा भी। ठीक है, तो ये अपना दोनों तरंग हो गया जो कि क्या थी, माध्यम के आधार पर थी। तो यहां पर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना विद्युत चुंबकीय तरंग में। यहां पर बोला गया था इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें स्पष्ट बोल देना वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में ज्यावक्रीय दोलनों से निर्मित होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं भी। ठीक है, वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से निर्मित होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो मैंने 3 प्रकार से बोला है भी। ठीक है, थर्ड प्रकार में माध्यम को भी इंक्लूड कर दिया, मतलब थर्ड प्रकार जो बोला हूं वो एकदम ज्यादा बेटर है भी। ठीक है, तो उसको वीडियो से आवाज को रिकॉर्ड कर लेना भाई, या उस आवाज को सुन करके तुम लिख लेना भी। ठीक, तो ये हो गया अपना दोनों प्रकार भी। अब इसके बाद क्या आया था अपना जो है नेक्स्ट जो आया था, इसमें एक और प्रकार आया था भाई, किनके आधार पे दिए थे हम, जो है ऊर्जा के आधार पर बांटे थे, जिनके नाम प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग था। तो मैं बोला था इस वीडियो में ये दोनों को नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसको अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या आया था भाई, दोलन वाला आया था। दोलन के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया था, तो दोलन वाले को देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो दोलन वाले में सबसे पहले हम क्या लिखे थे, अनुदैर्घ्य तरंग लिखे थे भाई। ये देख लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंग, ये भी। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ये किसके आधार पर बांटा गया बोल रहा हूं, दोलन के आधार पर है भाई। देख लीजिए वीडियो अगर स्टार्ट नहीं देखे होंगे तो। ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो किसके आधार पर बटे, दोलन के आधार पर। मतलब इसमें दोलन की बात करेंगे। जैसे ये दोनों माध्यम के आधार पर था तो इसमें माध्यम की बात किए थे भी, वैसे इसमें दोलन की बात करेंगे हम। तो अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब सुनना भाई कि क्या होता है भी। ठीक है, अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है अनुदिश। ठीक है, अनुदिश होता है या उसी के दिशा में, जिस दिशा में तरंग जा रहा है उसी दिशा में दोलन भी हो रहा है। तो अनुदैर्घ्य का मतलब याद रखना अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब तरंग जिधर जाएगा उधर ही उसका दोलन भी होगा। तो ये तो परिभाषा ऐसी ही बता दिया भाई। ठीक है, कि ऐसा तरंग जिसका दोलन उनके संचरण की दिशा में होना चाहिए। मतलब उसका दोलन क्या होगा, तरंग अगर उधर जा रहा है तो उसका जो दोलन है वो भी उसी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा पहले स्पष्ट रूप से बोल देते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का। तो अनुदैर्घ्य तरंग का परिभाषा क्या होता है, ऐसे तरंग, ये लो भाई, ऐसे तरंग जिनके दोलन, ऐसे तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के अनुदिश होता है। ये देखो, ऐसा तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के अनुदिश होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, ऐसा तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के अनुदिश होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं भी। अब ध्यान दे देना, ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है भी,
अनुदैर्घ्य तरंग में दो चीज का ज्ञान हमको और होता है भी। मैंने तो इसमें स्पष्ट बोल दिया, ऐसे तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के अनुदिश होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं भी। ठीक है, तो इनका जो दोलन है, ये दोलन, इनका ये जो दोलन है ये किस दिशा में होता है बोल रहे हैं, तरंग संचरण की। ये देखो, तरंग संचरण की क्या होता है, अनुदिश होता है। मतलब तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ेगा उसी दिशा में इसका दोलन होगा। तो इसका एकदम स्पष्ट एग्जांपल है अपने पास। ठीक है, स्प्रिंग ले लेना, स्प्रिंग को पकड़ना, ऐसे खींचना, खींच करके छोड़ोगे तो क्या करेगा, तो इसको खींचा, खींचा तो क्या करेगा, उसी दिशा में ऐसे आगे पीछे कंपन करेगा। तो क्या करेगा, आगे पीछे कंपन कर रहे हैं, तरंग भी उसका आगे पीछे ही होता है भी। ठीक है, उसको खींच के छोड़ दोगे तो उधर जाएगा, तो तरंग भी आगे की ओर ही बढ़ता है भी। ठीक है, तो जो स्प्रिंग होता है भाई, स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग होता है वो तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वहां पर दो घटना घटित होता है भी। ठीक है, स्प्रिंग जब बंधी होती है उसको खींच करके छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के कारण उसका कंपन ऐसे होता है आगे पीछे, तो उसकी दिशा एक सरल रेखा के रूप में मिल रहा है और तरंग भी उसी रूप में हमको जो है आगे की ओर मिलता है भी। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया भाई। तो मैं बोल रहा था अभी कि स्प्रिंग से हमको दो चीज की घटना घटित होता है भाई यहाँ पर। तो घटना क्या चीज है, एक जो घटना घटित होता है उसको हम बोल देते हैं भाई यहाँ पर जो है संपीड़न, और एक जो घटना घटित होता है उसको बोल देते हैं विरलन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, एक चीज बना लेता हूं भाई। चलो यहाँ पे ये कोई चीज है, इस पे क्या है, ये जो अपना स्प्रिंग है, ये देखो ये जो स्प्रिंग है ये ऐसा है भाई। तो इस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं हम जो है इधर खींच रहे हैं भाई। ठीक है, स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, खींचेंगे, खींच करके छोड़ेंगे तो वो अंदर आएगा, तो इसका तरंग की दिशा भी अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पे जब इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो खींचने के कारण कहीं कहीं पर बीच में क्या होगा, ये जो है घना होगा, और कहीं कहीं पर इसका फैलाव जो है क्या होगा, अधिक होगा। ये देखो ये अधिक फैलेगा, कहीं कहीं पर अधिक फैलेगा और कहीं कहीं पर कम फैलेगा। तो जहां कम फैलेगा वहां पर सिकुड़न होगा, और जहां अधिक फैलेगा वो ज्यादा फैल जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अधिक घना था, इस घना वाले को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, यहाँ पर संपीड़न, संपीड़न बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पर जहां पर स्प्रिंग ज्यादा फैल गया है उसको हम बोल देते हैं विरलन, विरलन। ये देखिए भाई। ठीक, तो अपने को भौतिकी लैंग्वेज यूज करना है, भौतिकी लैंग्वेज में घना वर्ड यूज नहीं करना है, न ही अधिक फैला हुआ है बोलना है, कम फैला हुआ है। उसका तात्पर्य संपीड़न और विरलन से। संपीड़न का मतलब जहां पर स्प्रिंग सघन है वो जगह संपीड़न कहलाएगा, और जहां पर स्प्रिंग अधिक फैला हुआ है वो जगह विरलन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं तो हमको ये दो टॉपिक फिर से मिल जाती है। कौन कौन सा भाई, संपीड़न और विरलन। तो इसके बारे में भी तुमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, संपीड़न के बारे में स्पष्ट बोल देना, वहां संपीड़न के बारे में जहां पर स्प्रिंग या माध्यम, बोलो सीधा सीधा, यहां पर स्प्रिंग क्या चीज है, माध्यम है। स्प्रिंग के अकॉर्डिंग मैं जनरेट कर रहा हूं, स्प्रिंग को खींचता हूं तो कंपन ऐसे आगे की ओर होता है, तो आगे की ओर होने के कारण वो क्या हो जाता है, वहां पर जो है तरंग भी आगे की ओर ही बढ़ता है। तरंग ये आगे पीछे ऐसे कंपन करेगा स्प्रिंग जो है, तो तरंग ऊपर नीचे ऐसे नहीं जाता है, वो तरंग सीधा आगे ही जाता है भी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जो है अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो क्या कर सकते हैं हम, जो है वो जो ध्वनि तरंग है उसको भी ले सकते हैं। ध्वनि तरंग में बाक्स को देखे होंगे, बाक्स का जो कंपन है आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे हो रहा है मतलब वो उसका दोलन है भी, तो दोलन उसका आगे पीछे हो रहा है, और जब दोलन आगे पीछे हो रहा है और ध्वनि क्या होता है, सीधा सीधा आगे की ओर जाता है भी। तो भाई ध्वनि का फैलाव है तो आगे जब फैलना ही उसको जो है। ठीक, तो ध्वनि तरंग भी क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि के लिए माध्यम का जरूरत पड़ा, मतलब ध्वनि तरंग कौन सा हो गया, फिर यांत्रिक तरंग हो गया। देखो सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है भाई। ठीक है, यहां पर ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो इसमें आ जाता है यांत्रिक तरंग में। क्यों, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग को जब जनरेट करना है तो माध्यम की जरूरत पड़ेगा, और माध्यम की जरूरत पड़ा मतलब वो कौन सा तरंग बन गया, यांत्रिक तरंग। तो देखो अनुदैर्घ्य तरंग भी क्या चीज है, यांत्रिक तरंग होता है भी। तो ऐसे एक दूसरे के साथ सबका कनेक्शन है भी, जैसे हम लोग का सभी के साथ संबंध होता है वैसे ही इधर भी क्या होता है, संबंध होता है भी। ठीक है, एक दूसरे के संबंध के बिकर ये आगे नहीं बढ़ता है भी। तो यहाँ पर ये हो गया संपीड़न और विरलन। ठीक, यहाँ पर संपीड़न के बारे में बोल रहा था कि वह तरंग जिसमें
वह तरंग जिसमें माध्यम अधिक सघन होती है, वह तरंग जिसमें माध्यम अधिक सघन होती है उस स्थान को संपीड़न बोला जाता है, तथा जिस स्थान पर माध्यम की सघनता कम होती है उसे विरलन बोला जाता है। ठीक, ये लिख लेना भाई। उसके बाद ये तो अनुदैर्घ्य तरंग का हो गया भाई, मैंने जनरेट कर दिया भाई। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगला चलते इसी में। अनुदैर्घ्य के बाद अगला वाला कौन सा था भाई, इसमें जो है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ तरंग, अगला था अनुप्रस्थ तरंग, ये भाई। अब अनुप्रस्थ तरंग को ध्यान देना, ये क्या होता है भाई, ठीक है। इसी के जैसे होगा, दोलन का जरूरत पड़ा, ये भी दोलन इंच वाला है तो दोलन इंच की बात होगा। इसमें क्या बोला गया है, ऐसे तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के अनुदिश होता है, ये अनुदिश है तो एक और ऑप्शन क्या बचता है, लंबवत, तो उसमें लंबवत करेगा भाई। ठीक है, देख लो, जैसे इसमें बोला गया था माध्यम की जरूरत पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है बोले। इसमें दोलन कैसा होता है, अनुदिश होता है, उसमें दोलन लंबवत हो जाएगा। देखो एक दूसरे को कॉपी करते चला जाता है भाई। ठीक, एक अच्छा होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक वहां खराब होता है भाई। ठीक है, तो अच्छाई और खराब है, वैसे यहाँ पर दोलन या तो अनुदिश चलेगा या तो लंबवत चलेगा, या माध्यम का जरूरत पड़ेगा या तो माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो एक दूसरे के से कनेक्शन है सबका। तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के लिए परिभाषा सेम टू सेम कॉपी कर देना अपने को, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे तरंग, ऐसे तरंग जिनके, ऐसे तरंग जिनके दोलन, ऐसे तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के, तरंग संचरण के कैसे होता है भाई, लंबवत, लंबवत होता है। ऐसे तरंग जिनके दोलन तरंग संचरण के लंबवत होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग, तरंग कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं भाई। ये हो गया भाई, स्पष्ट है भाई, चेक कर लीजिए। एक परिभाषा याद तो दूसरा परिभाषा भी याद, मेरा लैंग्वेज ही सरल होता है भाई। ठीक है, मैं जितना भी ये लैंग्वेज यूज करता हूँ खुद का यूज करता हूँ भाई, और बहुत ही सरल वाला लैंग्वेज यूज करता हूँ। ठीक है, कॉपी बुक कहीं से भी उसको कॉपी नहीं करना रहता है। यहाँ पर ये दोलन जो है इसका संचरण, संचरण कैसे होता है, लंबवत होता है भाई। ठीक है तो इनके संचरण के लंबवत होता है, उसे क्या बोल दिए हम, जो है अनुप्रस्थ तरंग बोले। तो जैसे ही अनुदैर्घ्य तरंग में दो चीज घटना घटित हुआ, एक संपीड़न हुआ और दूसरा विरलन हुआ। संपीड़न मतलब कुछ जगह पे वहां पे क्या हुआ, सघनता हुआ। विरलन मतलब कुछ जगह ज्यादा फैल गया भाई, क्योंकि स्प्रिंग को खींच रहा है तो हर जगह में समान रूप से नहीं होता है। ठीक, सेम टू सेम अनुप्रस्थ तरंग में आएंगे हम जो है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में आएंगे तो दो चीज की घटना फिर से घटित होने वाला है। एक घटना इसमें क्या कहलाता है, श्रृंग कहलाता है, और एक जो घटना होता है वो कहलाता है गर्त। एक घटना श्रृंग कहलाता है और एक जो घटना है वो गर्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की घटना घटित होगा। तो पहले अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं भाई कि इसमें क्या बोल रहे हैं हम जो है, फिर इसमें क्या करेंगे इसको जो है समझ में आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, फिर ये बना दिया। इस चीज का नामकरण मैं बोल देता हूँ, ये क्या चीज है, तरंग स्रोत है भाई, मतलब इससे तरंग निकलेगा भाई। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब उसी दिशा में तरंग जाएगा। और तरंग जब यहाँ से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा, तो तरंग का दोलन इस प्रकार से होगा भाई। ये देख लीजिए, मतलब तरंग कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। ये देख लीजिए, कभी कहने का मतलब कभी नहीं भाई, पहले ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे के बाद ऊपर, ऊपर के बाद नीचे, एक क्रम में जाएगा। कहने का मतलब अगर यही नीचे से स्टार्ट करता तो पहले नीचे जाता, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक क्रम में चलेगा ना। तो अभी फिलहाल मैं जो बनाया उसमें ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये गया भाई। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान देना, इसमें देखो तरंग संचरण की दिशा आगे, मतलब वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका दोलन ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऊपर नीचे का मतलब क्या है, दोलनित, सॉरी लंबवत ही होता है भाई। तो ये क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है भाई। ठीक, तो इसलिए इसका दोलन लंबवत होता है, इस कारण ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है भाई। तो इस अनुप्रस्थ तरंग में अब देखो एक घटना घटित होगा, बोला था श्रृंग और गर्त। तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये गहरा वाला भाग बना, यहाँ पर देखे तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला भाग। तो ये जो ऊपरी हिस्सा बना,
इसको हम बोल देते हैं श्रृंग। ये देखो यहां पर ये जो गहरा हिस्सा बना नीचे में, इसको बोल देते हैं हम जो है गर्त। ये देखो, तो श्रृंग और गर्त एक नया टॉपिक मिल गया। यहां पर ये फिर ऊपरी आएगा तो फिर श्रृंग, ये नीचे आया तो फिर गर्त। मतलब यहां पर श्रृंग और गर्त का निर्माण होता भी। तो श्रृंग का मतलब क्या होता है, जब तरंग जो है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम होता है, माध्य स्थिति से जब अधिकतम अवस्था में होता है तो वो जो है श्रृंग का निर्माण करता है। और जब तरंग जो अपने माध्य स्थिति से न्यूनतम स्थिति में होती है तो उस समय वो क्या करता है, गर्त का निर्माण करता है। अधिकतम स्थिति मतलब ये अधिकतम ऊपर यहीं तक जाएगा, उसके बाद घटना चालू कर देगा। तो अधिकतम स्थिति में जब पहुंचा तो श्रृंखल आया, लेकिन जब वो नीचे आया तो सबसे न्यूनतम स्थिति है, इससे नीचे और नहीं जाएगा वो। तो जब न्यूनतम स्थिति मिल गया तो वो इसका क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा भी। ठीक है, वो गर्त कहलाएगा। ये हो गया भाई इस तरह से अपना श्रृंग और गर्त भी। इसके बाद क्या करते हैं हम जो है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे भी उसमें हम जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है ये देखेंगे भाई, तरंग का आयाम क्या होता है इसको देखेंगे भी। ठीक है, साथ ही वहां पे क्या करना है, 2-3 टॉपिक और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, जैसे एक टॉपिक है अपना तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और एक टॉपिक है अपना जो है व्यतिकरण। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ये सारे जो है। तो हम ये सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे भाई। वीडियो लंबी हो रही तो यहीं पर क्या करते हैं, आज की क्लास को लास्ट कर देते हैं। अगर फिजिक्स में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं भाई तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए भाई, ताकि उसी से क्या होगा, तुमको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो फिजिक्स में अगर कुछ करना है तो जुड़िए भाई, बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सएप कीजिए भाई अगर कुछ समस्या आती है तो। ठीक है, बिल्कुल हेल्प किया जाएगा भाई। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया भाई, उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज़्यादा बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए भाई। ठीक, तो चलिए भाई फिलहाल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास में आपको जो है इससे भी अच्छे तरीके से और बताया जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू भाई।